हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यादीप एडवर्स पर। शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये हमारी प्यारी सी अर्थ, जो इसकी शेप है। सबसे पहले तो यही बात हो जाती है कि इसकी शेप कैसी है। देखो, ये पोलर एरिया है, नीचे साउथ पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल है। यहाँ से अपनी अर्थ चपटी हुई है, और ये बीच वाला जो एरिया है इधर से उभरी हुई है। इस वजह से इसकी जो शेप बनती है वो है जियोइड शेप। जियोइड शेप, शेप का क्या नाम है? जियोइड शेप। इसको गोलाभ आकृति भी बोल देते हैं, गोलाभ। इसके बाद में जो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मानव के लिए दृश्यमान नहीं है, यानी कि अदृश्यमान है। किंतु इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपने कुछ एक अध्ययन के बावजूद बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। आज हमें वही देखना है कि जो उनके निष्कर्ष निकले हैं। पहले तो हम उन निष्कर्षों को देखते हुए चलेंगे कि वो निष्कर्ष क्या है। उसके बाद में कि उन्होंने जो अध्ययन किए थे, हम उन अध्ययन की भी चर्चा करेंगे। जैसे उन्होंने घनत्व पर आधारित अध्ययन, ताप पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन और भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, ये कुछ एक अध्ययन किए जिसका परिणाम या बोले तो जिसका निष्कर्ष निकल कर जो सामने आया, उससे हम बता सकते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना वो कैसी है। तो पहले आज हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो करेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है, पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद में वो जो अध्ययन किए गए उनके बारे में हम डिटेलिंग से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आज का जो हमारा जो पढ़ने का जो सिलसिला रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, वो मैंने बता दिया है। चलो, ये आज हम करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले एक बार हम एक पृथ्वी का एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी अर्थ का डायग्राम हो जाएगा। इसको 3 परतों में विभाजित किया गया है। जो सबसे ऊपर वाली है उसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको क्रस्ट नाम दिया गया, क्रस्ट। जो दूसरी परत है उसको मेंटल बोला गया। जो सबसे लास्ट में अंतिम है उसको कोर बोला गया। ठीक है दोस्तों, 3 परतों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनको भी कुछ फिर उसके बाद में नाम दिया गया कि ये किस चीज़ से बनी हुई है। जैसे क्रस्ट, क्रस्ट का नाम क्रस्ट आएगा तो ये आएगा सियाल से बनी हुई है। जैसे क्रस्ट, क्रस्ट बनी हुई है सियाल से, सियाल से। मेंटल, जो मेंटल है वो बनी हुई है सीमा से। जो कोर है वो कोर किससे निर्मित है? कोर निर्मित है नीफे से, नीफे। सियाल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, नीफे मतलब निकेल प्लस फेरस यानी कि आयरन। इनसे बनी हुई है अपनी पूरी अर्थ। जब आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो हमें अभी तक जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि हम अर्थ की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 परतों में डिवाइड करते हैं। जो पहली परत है वो होती है क्रस्ट, जो दूसरी परत है उसको मेंटल बोलते हैं, तीसरी परत को कोर बोलते हैं। क्रस्ट बनी हुई है सियाल से, मेंटल बनी हुई है सीमा से और कोर बनी हुई है नीफे से। ये अभी तक का जो निष्कर्ष निकला है उसके आधार पर है। और क्या निष्कर्ष निकाला गया है जो भी अध्ययन किए गए हैं उसमें कि जो क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है वो सॉलिड फॉर्म में है। क्रस्ट के जो जो निचली परत है और उसी के बाद में जब मेंटल की जो ऊपरी परत आ जाती है उसका जो संक्रमण क्षेत्र है वो वहाँ पर एस्थेनोस्फेयर की एक परत आती है। वो पूरी प्लाज्मा की अवस्था में, यानी कि जो प्लास्टिक पिघला हुआ प्लास्टिक है उस संरचना में वहाँ पर एक परत पाई जाती है, जहाँ पर आगे हम देखेंगे कि एस्थेनोस्फेयर जो दुर्बल मंडल जिसको बोलते हैं, उसी पर ही जो हमारी प्लेट्स वगैरह जो है वो मूवमेंट करती है, यानी कि प्लेटों का संचलन कहाँ हो रहा है? दुर्बल मंडल पर। बस ये याद रखना कि ये जो मैं एरिया बता रहा हूँ ये यहाँ का एरिया बता रहा हूँ मैं, कि जो ये मेंटल और जो क्रस्ट वाला एरिया है ये वाला ये इलाका एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ। ये एस्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बल मंडल हो गया। अच्छा, ये बता दिया गया। इसके बाद में बताया कि जो मेंटल है, मेंटल सबसे चौड़ी है, यानी कि मेंटल की चौड़ाई सबसे अधिक है।
इसके बाद में क्या बताया कि मेंटल पूरी तरह ठोस अवस्था में है। अच्छा, ये भी बात हो गई कि मेंटल ठोस अवस्था में है। फिर बोला कि जो कोर है, कोर को भी फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है कि आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड अवस्था में है, इनर कोर सॉलिड अवस्था में, यानी कि जमी हुई अवस्था, ठोस अवस्था में है। तो इस जो अभी तक जितने भी अध्ययन हुए हैं उसके आधार पर इन सभी चीज़ों का निष्कर्ष निकाल लिया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। तो ये जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, आज हमें यही देखना है कि वो किस आधार पर निष्कर्ष, उनके जो अध्ययन का जो तरीका है, क्या-क्या उन्होंने बेस लिया, क्या-क्या मान्यताएँ ली, आज क्या-क्या उनके मत थे, आज वही देखते हुए चलेंगे कि उन्होंने क्या-क्या किया। क्योंकि डिटेलिंग से करना है इस पूरा चैप्टर ये, तो एक बार हम जो अभी जो मैंने बनाया है, एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे ये पूरी पिक्चर हो गई, जैसे जो ऊपरी लेयर हो गई, ऊपरी लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, जो बीच वाली हो गई उसको मेंटल बोलते हैं, और जो सबसे अंत में होती है उसको कोर बोलते हैं। कोर में भी आउटर कोर और इनर कोर। आउटर जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में, जो इनर है वो सॉलिड फॉर्म में। मेंटल बता ही दिया था मैंने, सॉलिड फॉर्म में। क्रस्ट भी सॉलिड फॉर्म में है, बट जो एस्थेनोस्फेयर है जहाँ पर प्लाज्मा जैसी अवस्था मिलती है वो लिक्विड जैसी फॉर्म में है। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद में एक और डायग्राम देखते हुए चलते हैं। ये कुछ एक डिसकंटिन्यूटी आती है, जैसे हम आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो हमें कुछ एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। ये डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? देखो, जैसे एक ही हमने ये वाला पार्ट ले लिया, ये मान के चलो हमने इधर से उठा लिया और हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ये हमने ड्रॉ कर लिया पृथ्वी का एक भाग, एक हिस्सा। अब ये ले लिया कि ये ऊपर वाला जो है वो क्रस्ट है, ये जो नीचे वाला है ये मेंटल है, और ये जो सबसे अंतिम में बच गया है वो कोर है। ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये क्रस्ट हो गया। अब क्या होता है, कुछ एक संक्रमण क्षेत्र होते हैं। संक्रमण क्षेत्र क्या होते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दो से अधिक विशेषताएं मिलती है, वो संक्रमण क्षेत्र होता है। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी एक काल्पनिक लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है जो दो क्षेत्र को अलग करती है, यानी कि दो क्षेत्र वाली जो विशेषताएं हैं उनको अलग करने का कार्य डिसकंटिन्यूटी करती है। जैसे अगर हम देखते चले, जैसे ये क्रस्ट है, अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटी आ गई, क्योंकि अब जैसे बोल रहे हैं कि जैसे ये वाला जो है ये पूरा सॉलिड है, बट इसके बीच में क्या हो रहा है? बीच में प्लाज्मा की अवस्था आ रही है, यानी कि एक डिसकंटिन्यूटी आ गई ना। साथ में तत्वों में भी जो इनके जो एलिमेंट्स है उनमें भी डिसकंटिन्यूटी आ गई। पहले सियाल मिल रहा था, अब सीमा मिल रहा है, यानी कि इसके बीच में भी आ रही है। फिर जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, मेंटल से कोर की तरफ जाएंगे, वहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। जैसे मेंटल किससे बना हुआ है? सीमा से बना हुआ है। कोर किससे बना हुआ है? निफे से बना हुआ है। डिसकंटिन्यूटी आ गई, एलिमेंट्स में भी आ गई, इनके जो स्ट्रक्चर है उनमें भी डिसकंटिन्यूटी, यानी कि डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं अशांत तत्व। अशांत तत्व क्षेत्र होता है जो दो अलग अलग विशेषताओं वाले क्षेत्रों को अलग करने वाला जो लाइन होती है वो अशांत तत्व क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये याद रख लेना। ये हो गया हमारा यहाँ तक का, हमने अब देख लिया। अब ये देख लेते हैं कुछ एक डिसकंटिन्यूटी, जैसे 5 डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे हम यहाँ पे। 5 अशांत तत्व जो क्षेत्र है उसकी बात करते हुए चलेंगे। जो पहली डिसकंटिन्यूटी है वो है ये वाली, जो क्रस्ट के ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करती है, उसको बोलते हैं कोनोराड। क्या बोलते हैं? कोनोराड। इसको बोलते हैं कोनोराड। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इन दोनों को अलग जो करती है, जो डिसकंटिन्यूटी करती है, उसका नाम है कोनोराड। फिर क्रस्ट को मेंटल से जो करती है उसका नाम है मोहो। क्या नाम है? मोहो। एक बार मैं इधर वापस से इसको कर दूं, यहाँ पे ये हो गई मोहो। ज़्यादा दिमाग में ये हेडेक मत लेना कि जैसे ये राइटिंग वगैरह की समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ मैंने अगली जो स्लाइड्स आएंगी उनमें सब कुछ लिख रखा है। बस आप लोग अभी क्या करो, अभी एक बार आप लोग समझते चलो कि ये चीज़ है क्या चीज़। बाकी जो जैसे ये नेक्स्ट स्लाइड है इसमें सब कुछ लिख रखा है कि कोनोराड कौन सी है, मोहो कौन सी है, रेपेटी कौन सी है, गुटेनबर्ग कौन सी है, लेहमन कौन सी है। बस यही है कि एक बार जो मैं अभी फ़िलहाल जहाँ पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करते चलो। लिखने की अभी कोई इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को, क्योंकि लगभग मैंने सारा काम कर दिया है आपकी सहूलियत के लिए। थोड़ा बहुत कुछ लिखना होगा तो मैं बता दूंगा कि ये थोड़ा बहुत लिख लेना, यहाँ पे ऐड कर लेना। जैसे कोनोराड मैंने बता दिया, मोहो बता दिया। मोहो के बाद में मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो अलग करती है उसको बोलते हैं रेपेटी। क्या बोलते हैं? रेपेटी। फिर उसके बाद में मेंटल को और कोर को जो अलग करती है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग।
और जो आउटर कोर को और इनर कोर को अलग करती है उसको क्या बोलते हैं हम? लेहमन। क्या बोलते हैं? लेहमन। LEHMAN, लेहमन। ये एल है, लेहमन। ठीक है, हो गया। ये हमारी कुछ एक डिसकंटिन्यूटी थी, जो कुछ एक चीज़ें हमें देखनी थी। कुछ एक शब्दावली आती है जब हम इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से। कोनोराड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमन दे दिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कौन से किस किस क्षेत्र को अलग करती हैं, ये डिसकंटिन्यूटी किस क्षेत्र के बीच में मिलती है। इनको लेकर क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये थोड़ा याद करने वाला है। अब जैसे याद भी करने का बता दूँ कि मैंने कैसे याद कर रखा है। जैसे कोनोराड हो गया, कोनोराड दिमाग में आएगा, एक बार ऐसे सोच के देखना दिमाग में कि कोनोराड हम क्या कर सकते हैं। कोनोराड ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोने पे हो कोई चीज़, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे क्या? कॉर्नर किसके कॉर्नर? पृथ्वी के कॉर्नर, यानी कि ऊपर वाले पे, यानी कि क्रस्ट पर। कोनोराड, कोनोराड कहाँ मिल रही है? क्रस्ट में मिल रही है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग कर रही है, कौन कर रही है? कोनोराड कर रही है। फिर मैं जो याद करता हूँ वो तरीका है अपने लास्ट वाले जी और एल। जैसे एक LG नाम से एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का सामान वगैरह बनाती है, मोबाइल वगैरह भी अच्छे खासे बनाती है, अच्छा मोबाइल एसेसरीज वगैरह बनाती है। तो LG, बट हमें LG नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है GL, क्योंकि क्या करेंगे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो GL पढ़ते हुए चलना है, ना कि LG। अब मान के चलो कि आंतरिक संरचना में LG कुछ नहीं होता, GL होता है। क्या होता है? GL होता है। GL गुड लक, गुड लक, गुड लक, गुड लक, याद कर लेना, गुड लक होता है। G मतलब गुटेनबर्ग, L मतलब लेहमन, GL होता है। सबसे ऊपर कोनोराड होता है। फिर दो को अभी याद मत करो, मोहो और रेपेटी को, उसके बाद में G और L, गुटेनबर्ग और लेहमन। ये कहाँ कहाँ मिलती है? जैसे जैसे धीरे धीरे अभी एक दो बार रिवाइज करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये कहाँ का, ये याद ही हो जाएगी परमानेंट। बाकी अब क्लास देख रहे होंगे तो उसी में ही हो रही होगी कि कहाँ मिल रही है। जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो मिलती है डिसकंटिन्यूटी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है कोनोराड। मेंटल कोर क्रस्ट को जो अलग करती है उसका क्या नाम है? मोहो नाम है, मोहो। और जो अब और उसके बाद जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो अलग करती है उसका क्या नाम है? रेपेटी। क्या नाम है? रेपेटी। फिर उसके बाद में जो आउटर कोर और इनर कोर को अलग करती है उसका नाम क्या है? लेहमन नाम है। गुटेनबर्ग गलत जवाब है, जिसने भी गुटेनबर्ग, क्योंकि मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग है, लेहमन किसके बीच में है? आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो है उसको बोलते हैं लेहमन। देखो मैंने बिना देखे स्क्रीन पे, फिर भी डायरेक्ट कैमरे के सामने भी, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें दिमाग में एक चित्र के रूप में बनी होती है। जैसे जैसे हम रिवीजन करते चलेंगे ये सारा पूरा का पूरा चित्र अपने सामने, आंखों के सामने आता रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि जैसे स्क्रीन पर लिख रखा है तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग। स्क्रीन नहीं भी हो तो मैं वैसे भी पढ़ा लूँ, पर क्या है, स्क्रीन पर इसलिए देखना पड़ता है कि मैं लिख क्या रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा, मेरे पेन वगैरह जो चला रहा हूँ वो सही जगह पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, जो लिख रहा हूँ वो वर्ड्स वगैरह समझ में आ रहे हैं नहीं, इस वजह से थोड़ी स्क्रीन पे देखना पड़ता है। बाकी तो अगर हम चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बस फेस टू फेस मैं आपको देखो, आप लोग मुझे देखो, ऐसे भी हो सकते हैं। बट कुछ एक चीज़ ऐसी होती है कि हमें स्क्रीन की तरफ भी देखना पड़ता है। चलो ये बातें हो गई। अब अगला जो हमारा रहेगा, ये पता चल गया इसके बारे में, डिसकंटिन्यूटी पता चल गया। ये जो अगला जो डायग्राम है इसमें पूरा का पूरा लिख रखा है, तो इतना वो मत सोचना कि ये कुछ बनाना है, ये सब कुछ बना के दे दिया है। ये भी एक फ़ोटो दे दी है, क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर और ये जो आउटर कोर है, इसके बारे में पूरा हुआ है। इसके बाद में जो हम चलते हैं हमारे जो अध्ययन है उनके बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित कुछ एक अध्ययन हुए हैं, उसके बारे में देखते हुए चलेंगे। जैसे पहला जो अध्ययन है वो है घनत्व पर आधारित अध्ययन। जैसे 4 अध्ययन है, एक बार ये 4 अध्ययन देख लो कि पहला जो अध्ययन है वो है घनत्व पर आधारित अध्ययन, दूसरा तापमान पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। देखो जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उनमें इससे सवाल काफ़ी, मतलब इससे सवाल बनने काफ़ी रेयर चांस है। मेनली जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। हमें पता होना चाहिए कि क्रस्ट जो ऊपरी सतह है वो ठोस है, बाकी ये तो सबको दिख भी रही है, ऊपर वाली जो देख ही रहे हो, बाकी नीचे तक है, ये नहीं है कि ये बस केवल ऊपर ऊपर जो खाली एक परत है वो थोड़ी सी नीचे तक है। तो ये क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद में एस्टेनोस्फेयर आता है प्लाज्मा अवस्था में, फिर मेंटल आता है, मेंटल क्या है? मेंटल पूरी सॉलिड अवस्था में, फिर आउटर कोर आता है, आउटर पूरा लिक्विड अवस्था में, फिर इनर कोर आता है, इनर पूरा सॉलिड जमी हुई अवस्था में, सॉलिड। ठीक है, ये हो गए मेनली क्वेश्चंस, ये हो गए। और क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? और क्वेश्चंस बनते हैं कि जो डिसकंटिन्यूटी है वो किस किस को अलग करती है, वो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। अब एक बार जो घनत्व पर आधारित अध्ययन है उसको देख लेते हैं। घनत्व पर आधारित अध्ययन, जैसे एक बार यहाँ पर चलते हैं। घनत्व, डेंसिटी,
घनत्व बोले तो डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है अपने, अगर साइंस की भाषा में देखें तो मास अपन वॉल्यूम। यानी कि किसी भी चीज़ का मास है और वो कितने एरिया में है, वो मास कितने एरिया में फैला हो, इसका जो रेशो रहेगा वो डेंसिटी को निर्धारित करेगा। मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लें। और अगर हम मास को कांस्टेंट रख ले तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर तुम मास को बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम में कमी करोगे तो डेंसिटी बढ़ेगी जब मास कांस्टेंट रहेगा। यानी कि हमें एक चीज़ को कांस्टेंट मान के और हम डेंसिटी को निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो अध्ययन है इसमें भी ऐसा ही किया गया है कि इसमें दो मत लिए गए हैं, प्रथम मत और द्वितीय मत। आगे हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से इन्होंने इस अध्ययन के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में जो रासायनिक संरचना और जो उसकी संगठन है वो किस प्रकार से है, ये बताने का जो प्रयास कर रहा है वो घनत्व पर आधारित अध्ययन है। एक बार ये जो स्लाइड में लिख रखा है एक बार मैं इसको समझा देता हूँ कि ये चीज़ है क्या। जैसे डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। फिर डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अगर हम मास को कांस्टेंट रखते हैं। फिर क्या है, अभी तक जितने भी निष्कर्ष निकाले गए उससे क्या पता चलता है कि जो पृथ्वी का जो एवरेज डेंसिटी है, पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी है, औसत घनत्व है, वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सही बात है, चलो मान लिया कि 5.5 सेंटीमीटर पर क्यूब है। जो क्रस्ट का एवरेज निकाला गया, क्रस्ट का एवरेज निकल के आता है 2.5 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि क्रस्ट का हमें पता चल गया, हमारी अर्थ है जैसे ये अर्थ हो गई, हमें क्रस्ट का पता चल चुका है कि क्रस्ट का 2.5 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फिर जब हम नीचे जाएंगे तभी तो हम पूरी का एवरेज निकाल पाएंगे, जब हमें नीचे का भी पता हो, मेंटल और कोर का भी पता हो। तो हम अब एक बार हम ये देखेंगे कि मेंटल और कोर का क्या है, मेंटल और कोर की क्या डेंसिटी है, एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवरेज आ गया, तो एवरेज किसी को जोड़ के ही आया होगा। तो क्या जोड़ा होगा कि क्रस्ट का मैंने हाईएस्ट मान लिया इसका 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, प्लस जो मेंटल और कोर है उसको मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ। जैसे यहाँ पर मैं बी ले लूँ इसको, या एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बी ले रखे इस वजह से मैंने यहाँ पर बी ले ली, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इसको 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर जाके, क्योंकि ये इक्वल के साइन के इधर है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इक्वल्स टू 3.5 प्लस बी। जब हम 3.5 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये निकल के आएगी बी इक्वल्स टू 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट का तो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो पूरी अर्थ की डेंसिटी का जो एवरेज है वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे क्या पता चल रहा है कि जो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो डेंसिटी है उसमें वृद्धि हो रही है, क्योंकि ऊपर तो 3.5 है, अब नीचे जाएंगे तभी तो 7.5 आ रहा था हमारा, जो बी की वैल्यू है वो 7.5, यानी कि वो डेंसिटी बढ़ रही है जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, आंतरिक परतों में, तो क्या हो रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। जो घनत्व पर आधारित अध्ययन है वो हमें यही बताने की कोशिश करता है, अतः सतह की नीचे की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। अब एक बार इसका जो मत लिए गए थे, इन्होंने जो अवधारणाएं ली थी, एक बार उनकी एक बार देख लेते हैं। इन्होंने 2 मत लिए थे, ये थोड़ा हम शॉर्ट में देखते चलेंगे, प्रथम मत और द्वितीय मत। अब मैं लिखने के बजाय इसको क्या करता हूँ, वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जो प्रथम मत है उसमें क्या कहा, उसमें कहा गया कि पृथ्वी की जो आंतरिक रासायनिक संरचना और संगठन है वो अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है। द्वितीय मत क्या बोलता है, नहीं वो असमान नहीं है, वो समान है। बस यही 2 मत थे जिसको उन्होंने पूरा थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया। जैसे जो प्रथम मत है उसमें बोला गया कि अगर हम मास को कांस्टेंट रख दें, मास को क्या कर दें हम कांस्टेंट रख दें, हो गया मास कांस्टेंट। ठीक है, नीचे की तरफ हम जाते जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी में वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है, मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा वॉल्यूम में कमी आएगी, वॉल्यूम में कमी डेंसिटी में वृद्धि, क्योंकि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कहाँ, डेंसिटी से, तो इसमें कमी तो डेंसिटी में वृद्धि होगी। ये हमारा जो पहला मत है वो बोलता है कि डेंसिटी में वृद्धि हो रही है, और हमें प्रूफ भी यही करना है कि डेंसिटी में वृद्धि होती है या नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो अभी हम पढ़ के आए थे उसमें देखा था कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में हम जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं तो डेंसिटी में वृद्धि होती है। यही चीज़ प्रूफ करने की कोशिश ये कर रहा है, बट फिर भी हम इसको खारिज करेंगे। अभी देखेंगे क्यों खारिज कर रहे हैं। अभी जो दूसरा मत है इसको देख लेते हैं। उसमें बोला कि वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रख लो, वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रख लेते हैं।
अब जो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर क्या होगा इससे, मास मास पर डिपेंड करेगी अब डेंसिटी, कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक संरचना की ओर जाएंगे, यानी कि पृथ्वी के अंदर की परतों में जाएंगे, तो होगा क्या कि डेंसिटी में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि मास में वृद्धि हो रही है, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के। तो ये हमारा यहाँ पर भी यही बात आई कि डेंसिटी में वृद्धि हो रही है, तो यही बात हमें साबित करनी है। दूसरे मत को मान्यता भी प्राप्त है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने डेंसिटी में वृद्धि होती है ये एक साक्ष्यों के तौर पर भी प्रूफ करने की कोशिश की। अब एक बार ये देख लेते हैं, इनका विश्लेषण कर लेते हैं कि इन दोनों मत में से कौन सा हम खारिज करेंगे, कौन से को मान्यता प्राप्त है उसको हम स्वीकार करेंगे। चलो, जो पहला वाला मत है उसकी एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। जो प्रथम मत है इसमें क्या बोला गया कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर में वृद्धि होगी, जिससे वॉल्यूम में कमी होगी, डेंसिटी में वृद्धि होगी, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वैज्ञानिकों ने ये बोला कि किसी भी वस्तु की अपनी एक लिमिट होती है दाब सहने की। अगर उस लिमिट से ऊपर अगर आप किसी चीज़ पर प्रेशर लगाओगे तो वो वस्तु टूट जाएगी, यानी कि हर वस्तु की एक अपनी एक इलास्टिसिटी लिमिट होती है, प्रत्यास्थ सीमा होती है। अगर उसके बाद में अगर तुम उस पर फोर्स अप्लाई करोगे या प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो चीज़ टूट कर बिखर जाएगी। जैसे मान के चलो, जैसे एक संतरा ले लो, संतरा को ऐसे जोर से अपने दोनों हाथों से दबाओ, तब तक दबाओ जब तक वो टूट ना जाए। जब तक नहीं टूट रही तब तक तो प्रेशर वो सहन कर पा रही है, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो प्रेशर सहन नहीं कर पाएगी, वो दब जाएगी। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि प्रेशर सहन करने की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, चट्टानों की भी अपनी एक क्षमता है। तो ये हो गया इस आधार पर खारिज, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर भी अब अगर हम डालेंगे तो नीचे की जो आंतरिक संरचना है वो सारी जो चट्टानें हैं वो टूटी या बिखरी हुई अवस्था में पाई, बट ऐसा है नहीं, वो सारी कॉम्पैक्ट अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में। तो ये मत हो गया खारिज। अब आ जाते हैं हम जो द्वितीय मत है उसके बारे में। इसने क्या बोला, जैसे जैसे मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। सही बात है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारी जो आंतरिक जो संरचना है उसका हमारे ऊपर यानी कि मास भी बढ़ता, उसका मास भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं मास भी बढ़ता जा रहा है। जब मास बढ़ता जा रहा है तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी में वृद्धि हो रही है। इसका जो इसके लिए जो साक्ष्य दिए गए वो दिए गए जो उल्कापिंड की जो रासायनिक संरचना और संगठन होती है उसके आधार पर, कि उसकी भी इसी तरीके से होती है कि जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो उसमें भी वृद्धि होती है। फिर ये भी बोला गया कि जो पृथ्वी का जो केंद्रीय चुंबकत्व जो बल है वो भी इसी वजह से है, क्योंकि जो इसका जो इनर एरिया है वहाँ पर कुछ भारी एलिमेंट्स है, यानी कि डेंस स्टेज में है जो एलिमेंट्स है, यानी कि अंदर की तरफ जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है। ये चीज़ें बताई गई कुछ एक साक्ष्यों के आधार पर। इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि जो द्वितीय मत है वो स्वीकार्य भी है और इसको मान्यता भी प्राप्त है। प्रथम मत को हम खारिज करते हुए चलेंगे। बाकी इसका जो मत है इसकी पुष्टि भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन है वो भी करेगा। चलो, ये हो गया हमारा जो घनत्व पर आधारित अध्ययन है उसकी बात। अब एक बार हम जो देख लेते हैं ताप पर और दाब पर आधारित, इन दोनों को हम एक साथ ही करते हुए चलेंगे। तापमान पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन, इसी के साथ में हम दाब पर आधारित अध्ययन भी करेंगे। दाब पर आधारित अध्ययन, इसमें हम क्या देखते चलेंगे, जैसे एक पर कॉमन सेंस लगाना। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर हम जाते हैं और ये जानने का प्रयास भी किया वैज्ञानिकों ने, उसी के आधार पर बोला गया है। जैसे अगर हम ड्रिल करें पृथ्वी को, ऊपरी सतह से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, अब हर 100 मीटर के साथ में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। हर 100 मीटर के साथ में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि 90 किलोमीटर की जो दूरी रहेगी वहाँ तक आते आते तो टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि कोई भी अभी तक जो पृथ्वी पर जो भी चीज़ अवेलेबल है कि कोई भी चीज़ सॉलिड अवस्था में तो नहीं रह सकती, वो पिघली हुई अवस्था में रहेगी, यानी कि प्लाज्मा फॉर्म में रहेगी। बट फिर भी अगर हम देखते हैं नीचे की तरफ जाते हैं तो ठोस अवस्था मिलती है। यानी कि वो कैसे है? जो पहला जो तापमान पर आधारित अध्ययन है वो क्या बोलता है कि प्रत्येक 100 मीटर पर जाने पर हमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी मिलती है। ये जो बढ़ोतरी होती है ये किसकी वजह से होती है? ये होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व क्या करते हैं? उनका विघटन होता रहता है, वो एनर्जी रिलीज करते हैं एनर्जी के रूप में, यानी कि हीट वगैरह रिलीज होती है उनकी एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म ही है, ठीक है। तो हीट वगैरह रिलीज होती है। तो ये याद रख लेना कि जो
तापमान पर आधारित अध्ययन है, वो क्या बोलता है कि नीचे पृथ्वी की जो अंदर की परतों में जब हम जाएंगे तो तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। दाब पर आधारित अध्ययन, इन दोनों को हम सम्मिलित रूप में पढ़ते हैं। दाब पर प्रेशर के बारे में बात की जाए तो जो प्रेशर है, प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से। यानी कि अगर प्रेशर की एक यूनिट है, एक प्रेशर है, मान लो एक प्रेशर है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, एक मेल्टिंग पॉइंट। अगर प्रेशर को 2 कर देंगे तो हम क्या होगा, 2 प्रेशर, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 2 मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उसी रेशो में बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम नीचे के परतों में जाएंगे, प्रेशर अगर बढ़ भी रहा है, फिर भी प्रेशर बढ़ने के बाद में, यानी कि तापमान भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, फिर भी क्या हो रहा है कि जो चट्टान वगैरह है, जो तत्व वगैरह है, वो ठोस अवस्था में मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि प्रेशर की वजह से। प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट का क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है कि जैसे जैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है, बट उसके साथ में क्या हो रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। जो चीज़ 20 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म होकर बिल्कुल पिघल जानी थी, वो अभी प्रेशर दुगना होने की वजह से 40 डिग्री पे पिघलेगी। अभी उसका 80 हो गया तो ये 80 डिग्री पे पिघलेगी। इस तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि आप समझ रहे हो कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। इसी वजह से बोलते हैं कि जो आंतरिक जो संरचना है वो ठोस अवस्था में क्यों है, क्योंकि प्रेशर में वृद्धि हो रही है, और प्रेशर में वृद्धि से मेल्टिंग पॉइंट में भी वृद्धि हो रही है। ये चीज़ हो जाती है अपनी तापमान पर आधारित अध्ययन और दाब पर आधारित अध्ययन से। इसके बाद में जो हमारा अगला नेक्स्ट अध्ययन है वो है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। सबसे पहले एक बार हम भूकंप के बारे में देख लेते हैं कि भूकंप क्या होता है। पृथ्वी पर आने वाला एक कंपन भूकंप के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। अभी फिलहाल के लिए यही देख लो। उसके बाद में क्या देखते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है। कौन सी तरंग, यांत्रिक तरंग, ठीक है। अब जो तरंग है, तरंग की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तरंग की उत्पत्ति कणों के बीच में आपस में कंपन होने के कारण उनका जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, उससे यांत्रिक तरंग की उत्पत्ति होती है। जैसे पृथ्वी के अंदर है, वहाँ पर भी जैसे कण है, कण आपस में कंपन करेंगे, कण कंपन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ऊर्जा का स्थानांतरण से क्या हो रहा है, तरंग की उत्पत्ति हो रही है। ये याद रखना। तरंग के क्या क्या फॉर्म होते हैं, तरंग होती है 2 फॉर्म में, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य जो होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। कैसे चलती है वो इस ऐसे डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन होती है उसकी, ऐसे ऐसे कंपन करती हुई चलती है, ऐसे कंपन करती है। ये कौन सी कर रही है, अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल। ये याद रख लेना, लॉन्गिट्यूडनल। यूपीएससी में अब की बार में 2023 वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था पी वेव और एस वेव से, ये इसी कॉन्सेप्ट से आया था, एक बार देख लेना, ठीक है। जो अनुप्रस्थ तरंग है, एक बार इसके बारे में, इसकी जो डायमेंशन होती है, इसका जो आयाम होता है, इसके जो चलने का जो तरीका है वो ऐसे है, ठीक है। इसका जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है, परपेंडिकुलरली, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर। तो ये समझ में आ गया। अब जैसे इसका एग्जांपल लिया जाए, जैसे ये पी वेव होती है। अभी जब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पी वेव, एस वेव और एल वेव क्या है, वो सारी चीज़ आ जाएगी। तो पी वेव, प्राथमिक जो तरंग है वो ऐसे चलती है। जो एस वेव होती है वो इस तरीके से चलती है। अगर इसके एक और एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे ध्वनि जो तरंग है, जो साउंड वेव है, वो पी तरंग का एक उदाहरण है। और जो एस वेव है, एस वेव में कौन सी तरंग आएगी, वो आएगी हमारी सनलाइट। जो सनलाइट की जो डायमेंशन है, जिस तरीके से वो चलती है, वो सेकेंडरी वेव होगा, उस तरीके से चलती है, यानी कि ट्रांसवर्स, ठीक है। ऐसे अब मैंने कैसे याद कर रखा है ये चीज़, कभी क्या है ना, भूल भी जाते हैं कोई चीज़ें कि ये लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है, ट्रांसवर्स कौन सी है। देखो ट्रांसवर्स, एस की ध्वनि ज़्यादा आ रही है, एस ट्रांसवर्स, यानी कि एस वेव, सेकेंडरी वेव, ट्रांसवर्स। फिर दूसरी बात यार, जैसे ये लहर वगैरह देखते हैं, वेव्स वगैरह समुद्रों में वेव्स आती है, वो किस हिसाब से आती है, ऐसे आती है ना, लहरनुमा, ठीक है। अब हम इसी तरीके की को लहर मानते हैं। जब ऐसे ऐसे कोई चलती है, उसको हम दिमाग में नहीं आता कि यार ये भी कोई वेव्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो एक किस्म से मेन जो वेव है वो कौन सी होती है, यही वाली होती है, ठीक है। ये याद रखना, हमारी लहरनुमा जो संरचना होती है उसी को हम वेव्स मान के चलते हैं। वो हमारी कौन सी है, सेकेंडरी वेव्स है। सनलाइट यही है। और जो हमारी एस वेव है वो कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव है। कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव, ये याद रखना। चलो एक बार जैसे इस पर जो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन है उसको एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पी वेव, एस वेव और एल वेव, इनको मैंने लिख रखा है नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप लिखने की वैसे अभी इतना कोशिश मत करना, ना भी करो तो, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी मैं तो यही बोलूँगा, मैंने लिख रखा है पीपीटी
मतलब PDF फॉर्म में आपको मिल ही जाती है, तो आप अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपके नोट्स प्रिपेयर करके मिल रहे हैं, तो आप इतना ना तो लिखने पे ज़्यादा ध्यान देना, समझने पे ज़्यादा ध्यान देना। ये मत सोचना कि क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, क्या-क्या लिखना पड़ेगा, क्या-क्या नहीं लिखना पड़ेगा, किस-किस को छोड़। जो-जो लिखना पड़ेगा वो मैं लास्ट में जैसे ही क्लास खत्म होगी 1-2 मिनट का रिकैप कर देंगे हम कि पूरी क्लास में हमने क्या पढ़ा है। उसके दौरान मैं बता दूँगा कि ये चीज़ें आप अपने नोट कर लेना, अगर कहीं पे भी कर पाओ तो। ना भी करोगे तो चलेगा। पी वेव, देखो पी वेव हो गया, एस वेव हो गया और एल वेव हो गया। पी वेव प्राथमिक तरंग ध्वनिक तरंग के समान होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसकी जो तीव्रता होती है वो सबसे कम होती है, इसकी तीव्रता सबसे कम होती है, ये याद रख लेना। तीव्रता बोले तो इंटेंसिटी, यानी कि अगर ये पृथ्वी पर आती है, जो अंदर से उत्पन्न हुआ कोई भूकंप की तरह, और वो पृथ्वी की सतह पर आ रही है, ये मान के चलना। देखो ये एक मेरे पास में होना चाहिए, चलो अब ये देखना कि जैसे ये पूरी एक अर्थ है, अगर इधर कोई क्या हो रहा है, इधर कोई एक भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, उसकी जो वेव्स वगैरह आ रही है वो ऐसे आ रही है। जो पी वेव है, पी वेव की जो इंटेंसिटी है वो सबसे कम है। इंटेंसिटी मतलब ये इसको कितना कपा देगी, इंटेंसिटी मतलब ये कितना इस पर मतलब कि कंपन पैदा करेगी। ये क्या हो रही है, एक इंटेंसिटी है इसकी कि वो कितनी खतरनाक है। ठीक है, बोले तो इंटेंसिटी से यही पता चलेगा बाद में जब हम पूरा निष्कर्ष निकालेंगे कि जिसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जिसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उससे उतना ही ज़्यादा कंपन होगा, उतना ही ज़्यादा डैमेज करेगा। फिर उसके बाद में जब हम देखते हैं कि जो गति है, गति पी वेव की सबसे ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी कम है, गति बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये यहाँ से उत्पन्न होती है, मान के चलो ये अर्थ है, यहाँ से उत्पन्न हुई, ये इसकी गति बहुत तेज़ है, एकदम से आई चली गई ऐसे, और इंटेंसिटी कम थी तो इतना कंपन भी नहीं हुआ, तो ये हमें लगभग महसूस भी नहीं हो पाती। पी वेव गुजर भी जाए तो हमें पता भी नहीं चलता। बट अगर हम कंपेयर करें एस वेव से, तो एस वेव एक प्रकाश तरंग के समान अनुप्रस्थ तरंग है, बता ही दिया था, सनलाइट की तरह। उसके साथ में क्या होगा, इसकी तीव्रता पी तरंग से अधिक होती है, पी तरंग से इसकी इंटेंसिटी अधिक होती है, और इसकी जो गति होती है वो कम होती है, इसकी गति कम होती है। यानी कि ये धीरे से आएगी, बट इसकी धीरे धीरे आएगी, और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा देर तक कब आएगी ना, कंपन ज़्यादा देर तक रहेगा। तो अर्थ पर जो महसूस होता है एस वेव से होता है या नहीं होता, होगा, बिल्कुल होगा कि एस वेव आएगी, उसकी गति कम है और वो कंपन भी ज़्यादा पैदा करेगी। तो ये भी एक जो डैमेज है वो अच्छा खासा डैमेज देगी। इसके साथ में ही जो एल वेव है, एल वेव होती है सतही तरंग, जो धरातल पर आती है, धरातल पर सतही तरंग। ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों हो सकती है। इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, तीव्रता सबसे अधिक होती है, और इसकी गति सबसे कम होती है। ये याद रख लेना, गति क्या हो रही है इसकी सबसे कम, यानी कि बहुत धीरे से आएगी, बट इसकी तीव्रता इतनी है कि कंपन सबसे ज़्यादा होता रहेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा डैमेज कौन सी वेव कर रही है, एल वेव कर रही है। ये अभी जो हमारा जो अर्थक्वेक वाला टॉपिक रहेगा उसमें फिर ये सारी चीज़ें है ना स्किप करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्या है ना, रिपीटेशन नहीं करना बैच में। अभी ये चीज़ें यहाँ पे ही पढ़ लो, वहाँ पर जो भूकंप की अलग अलग जो चीज़ें बच जाएंगी वो चीज़ें हम पढ़ते हुए चलेंगे। बट वहाँ पे फिर पी वेव, एस वेव, एल वेव, ये मत सोचना कि ये क्या होती है। वहाँ पे मैं डायरेक्ट लूँगा पी वेव, एस वेव और एल वेव, ये यहीं पे पढ़ लो कि पी वेव, एस वेव और एल वेव क्या है। अनुदैर्घ्य तरंग या अनुप्रस्थ दोनों हो सकती है। इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, इसकी गति सबसे कम होती है। अब मैंने गति भी लिख दी है कि इसकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसकी 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इसकी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि सबसे कम गति किसकी है, एल वेव की। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। चलो एक ये देख लेते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस कर लूँ। मैं एक सेकंड वेट करना। हाँ, अब ये वाली स्लाइड पे देखते हैं। ये जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। अब जो अर्थ है, अर्थ पर जैसे पी वेव और एस वेव और एल वेव की बात हो रही थी, तो हम पी और एस वेव से हम इसकी जो हमने देखा था ना कि ठोस अवस्था में है या तरल अवस्था में, उसका निर्धारण करते हुए चलेंगे। गति का भी निर्धारण करेंगे कि ठोस अवस्था में कौन सी तेज़ गति से जा रही है, कौन सी नहीं, कम यानी कि कौन सी गमन ज़्यादा तेज़ करती है, कौन सी गमन धीरे करती है। जैसे पी वेव के बारे में बात हो रही है, पी और एस वेव के बारे में बात हो रही है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, जो तरंग की गति है, तरंग की गति वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है पदार्थ के घनत्व पर, पदार्थ के घनत्व पर। घनत्व बोले तो डेंसिटी, पदार्थ का जो डेंसिटी होगी, पदार्थ की जो डेंसिटी होगी उस पर डिपेंड करेगी कि तरंग की गति कितनी है।
यानी कि पदार्थ जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी ही ज़्यादा गति होगी, जितना कम डेंस होगा उतनी ही गति कम होगी। ज़्यादा डेंसिटी होगी तो ज़्यादा गति होगी, कम डेंसिटी होगी तो कम गति होगी। अब इससे हम क्या निर्धारित करेंगे? इससे निर्धारित करेंगे कि कोई चीज़ पृथ्वी के अंदर की कोई चीज़ ठोस अवस्था में है या तरल अवस्था में। जैसे अगर हम पी वेव की और एस वेव की बात करें, तो पी वेव और एस वेव देखो ऐसे चलेंगे। अब ये जो डायरेक्शन है ये भी याद रख लेना कि ये डायरेक्शन ऐसे ही क्यों बन रही है। अब इनको मैं डायरेक्ट सीधा ही क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि जो इनकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होती है वक्राकार। ये हमें कैसे पता कि इसकी जो डायरेक्शन है वो वक्राकार होती है, यानी कि कर्व फॉर्म में होती है। उसका भी रीजन है घनत्व पर आधारित द्वितीय मत। उसके दौरान क्या कहा गया था कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना, रासायनिक संरचना और जो उसका संगठन है वो क्या है, असमान तत्वों से मिलकर बना है। यानी कि जब वो असमान तत्वों से मिलकर बना है तो अगर समान तत्वों से अगर मिलकर बना होता तो क्या होता है, ये सीधी निकल जाती। बट वो समान तत्वों से मिलकर बना हुआ नहीं है, इसीलिए ये क्या हो रही है, इनकी जो डायरेक्शन है वो वक्राकार है। ये याद रख लेना। ये हो गई, ये तरंग की गति पता चल गई कि पदार्थ के घनत्व पर डिपेंड करती है। अब अध्ययन के द्वारा क्या पता चला? अध्ययन के द्वारा ये मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ, ये डायग्राम, ये चीज़ें हमें पता चली कि जो भूकंप शास्त्र का पर आधारित अध्ययन है वो क्या बोलता है। अच्छा, पी वेव और एस वेव दोनों साथ में चल रही है। जो ये ब्लैक कलर में दिखा रखी ये सारी एस वेव है। देखो यहाँ पर है कि जो ब्लैक जो एरो है वो एस वेव को बता रहा है, जो येलो एरो है वो पी वेव को दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे जो ये ब्लैक वाले एरो हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, ये एस वेव है, और येलो वाला एरो क्या दर्शा रहे हैं, ये पी वेव है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखते हुए चलें कि जैसे ये पूरी अर्थ हो गई, अर्थ ये वाला जो पार्ट है अपना पूरा अर्थ का हो गया, यहाँ तक ऊपर तक का देख लेना। ठीक है, अब ये ऊपर क्रस्ट भी हो गया, इसमें मेंटल भी हो गया यहाँ तक, यहाँ से इससे ऊपर का, क्योंकि ये पूरा कोर दिखा रखा है इसमें। ये देखते हुए चलना इस पे स्लाइड पे कि ये पूरा इससे ऊपर क्या हो गया, क्रस्ट और मेंटल दोनों हो गए। अब देखो क्रस्ट और मेंटल तक क्या हो रहा है, दोनों ही पी वेव और एस वेव दोनों ही साथ साथ पैरेलली चल रही है। ठीक है, साथ साथ चल रही है। बट जैसे ही कोर आ गया, कोर में भी आउटर कोर आ गया, आउटर कोर आते के साथ में एस वेव विलुप्त हो गई। अब एस वेव नहीं आ रही, पी वेव आ रही है। अब पी वेव को भी देखो, जो पी वेव ज़्यादा मुड़ रही थी वो अब ज़्यादा, उनका जो मुड़ाव है वो भी कम हो गया है, अब वो भी थोड़ी थोड़ी सीधी होने लग गई है। इससे क्या पता चल रहा है कि माध्यम चेंज होते के साथ ही उनकी जो डायरेक्शन है और जो उनकी गति है दोनों में बदलाव हो रहा है। गति में कैसे, जैसे ही पी वेव आउटर कोर एरिया में आने के बाद में पी वेव की गति धीमी हो जाती है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो माध्यम चेंज हुआ है। फिर माध्यम का कैसे पता चला कि माध्यम कौन सा चेंज हुआ, वो एस वेव कर रही है, क्योंकि एस वेव सॉलिड मीडियम में से जा सकती है। अगर एस वेव नहीं जा रही यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में, तो जैसे ही लिक्विड फॉर्म में आया तो पी वेव की गति भी कम हुई और उसकी जो दिशा जो जिस डायरेक्शन से चल रही थी वो भी डायरेक्शन, उसके मुड़ाव में भी कमी आई। इससे क्या जनरेट हो रहा है, इससे शैडो एरिया जनरेट हो रहा है। ये याद रख लेना, ये शैडो एरिया हुआ है, ये पी वेव का शैडो एरिया हुआ है, क्योंकि पी वेव अब इधर नहीं आ रही क्योंकि इसका मुड़ाव ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। ये पी वेव का भी शैडो एरिया है और ये एस वेव का भी शैडो एरिया है। ये याद रख लेना, पी वेव का भी शैडो एरिया है और एस वेव का भी शैडो एरिया है। इसी के साथ में ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एस वेव का शैडो एरिया है, एस वेव का, क्योंकि पी वेव तो फिर इसके बाद में इधर से आने के बाद में फिर से निकल आएगी। ये भी याद रखना कि जैसे ही पी वेव सॉलिड इनर कोर में प्रवेश करेगी तो इसकी गति में फिर से वृद्धि हो जाएगी। फिर इसके बाद में जैसे ही वापस से बाहर आउटर जो कोर है उसमें आएगी, फिर इसकी गति मंद हो जाएगी, उसके बाद में फिर से इसकी गति तेज़ हो जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है कि जो पी वेव है वो ठोस जो मीडियम है उसमें से तेज़ गति से गमन करती है। ऐसे ही एस वेव भी, बट एस वेव क्या है, एस केवल ठोस में से ही गमन करती है, ना कि लिक्विड मीडियम में से गमन करती है। कौन सी, एस वेव। एस वेव केवल ठोस मीडियम में से ही गमन करती है, ये बात याद रखना। ये सारी चीज़ें जो अभी तक पता चला है ये किसके आधार पर पता चला है, ये सारा पता चला है भूकंप शास्त्र के अध्ययन पर। भूकंप शास्त्र पर आधारित जो अध्ययन है उसके बेस पर हमें पता चला कि जो पृथ्वी का जो इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें इसमें लिख दी है कि एक बार हल्का सा रीडिंग मार लो, अगर आप रीडिंग भी मार लोगे तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि जब डेंसिटी, टेम्परेचर और जो प्रेशर है
उस पर जो आधारित अध्ययन है, उसके द्वारा भी जो पृथ्वी की जो भौतिक विशेषता है, आंतरिक संरचना की जो भौतिक विशेषता है, उनके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी। उसके बाद में हमें भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन की ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है? तब वैज्ञानिक क्या करते हैं, सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि पर आधारित भूकंप शास्त्र से संबंधित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया है। अब देखो ये सारी चीज़ें जो लिख रखी है ना, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं रीडिंग मारूँगा तो रीडिंग वो बच्चों वाली क्लास तो है नहीं कि रीडिंग मार-मार के पढ़ा दी गई। मैंने जो समझाना था वो समझा दिया। एक बार आप रीडिंग मार लेना, देख लेना, कुछ ना समझ में आए कमेंट में डाल देना कि ये लाइन समझ में नहीं है। मैं कोशिश करूँगा अगली क्लास में बता दी जाए। बाकी ऐसी कोई लाइन नहीं रहेगी कि जिसका मतलब मैंने बताया नहीं हो और या जिसको मैंने समझाया ना हो। लगभग हर लाइन का मतलब और उसको अच्छे से मैंने डिटेल से समझा दिया। एक बार रिकैप ले लेते हैं। एक ये दूसरी स्लाइड भी है, ये भी डाल दी जाएगी पीडीएफ फॉर्म में।